So good evening, everybody. It's a pleasure to have you be here. Today we are going to have a very interesting topic. This topic is about the documents that you need to run your business. And our expert for today is CA Manish Kumar. And just before I invite CA Manish Kumar to take the stage, I'll invite you to please introduce yourself. So Mr. Amit, can you please introduce yourself? Okay. Anand sir. I think Amit sir logged off. Manish ji, can you please start? I think we'll have some more people join in. Yeah. Great. Yeah. So today topic is business documentation. Okay, how you can grow your business with document system. So we have to understand कि जो business document होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके स्टेज क्या है और किस किस स्टेज पर हमें उस बिजनेस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है और कैसे हम अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस बिजनेस डॉक्यूमेंट को रखते हुए, या हम अगर नहीं रखते हैं तो हमें किन किन मुसीबतों, किन किन प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो बिजनेस यहाँ पर आज हमारा ये जो सेशन है बिजनेस डॉक्यूमेंट का, ये सेशन है। तो सबसे पहले आप लोग जो भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं नो कि व्हाट यू अंडरस्टैंड विथ बिजनेस डॉक्यूमेंट, आप लोग की अभी तक की अंडरस्टैंडिंग क्या है? So these are the documents which are required for compliances. Document required for compliances apart from Primarily that, and also to safeguard the business. Compliance is the one part. The second one is to safeguard the business. So when we are doing a business with somebody, to safeguard our interests, there is a lot of disturbance, so that our IPR. issue at your end. So are you able to hear me or no? Definitely. Yeah. So what I'm saying is, one is compliances, so which is to satisfy the government requirements. Second is to safeguard the business itself. That is the wonderful point. We are running business, but definitely. So when we are doing business, we don't understand the importance of document, because document make safeguard for your future uncertainty. कि वहां पर फ्यूचर में क्या होने वाला है, जस्ट लाइक सपोज दैट you have the conflict between your owners, you have conflict with your customer has done he has the complaint. तो anything जो आपको सेव कर सकता है वो सेव कर सकता है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट का स्टेज क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे हम अपने बिजनेस को सेव कर सकते हैं। तो as per me, we have I have created the three stage where we have to create the document for the three stage. First, incorporation stage, कि incorporate जब हम बिजनेस को करते हैं, whether it is a private limited, partnership firm, proprietor, any kind of business we are into making, तो उस इनकॉर्पोरेशन पर हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे। फिर जब बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट की ओर बढ़ेगा, वी हैव टू रन बिजनेस, वी हैव टू शो बिजनेस, और एस्टेब्लिश क्रिएट हो रहा है 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर 10 ईयर, उस टाइम हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। एंड लास्ट वन इज द बिजनेस ब्रांडिंग। बिजनेस ब्रांडिंग मीन्स जब आपका बिजनेस एक लेवल पर ग्रो कर गया, यू हैव द 1000 2000 5000 500 क्लाइंट बेस हो चुका है, आपका जो टर्नओवर है, लेट्स अज्यूम कि मैंने अपना टर्नओवर 50 लाख सोचा था और मैं 45 या 55 के अप्रॉक्स पर आ चुका हूं, मतलब कि व्हाट एवर आई हैड द टारगेट 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर बिफोर आई हैव अचीव्ड। उसके बाद मैं अपने बिजनेस को ब्रांडिंग कैसे करूं ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन आए या नेक्स्ट
4 या 5 ईयर में जो मैंने 0 से 55 पर आया 5 से 6 साल में, तो नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में मैं 55 से सीधे 5 करोड़ 10 करोड़ पर पहुंचूं। तो मैं अपने बिजनेस को ब्रांड कैसे करूं ताकि लोगों के बीच में उस ब्रांड का ट्रस्ट जाए। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं टाटा, अगर हम टाटा की बात करते हैं कभी भी किसी भी बिजनेस में, तो सबसे पहले हमारे सामने एक ट्रस्ट आता है कि व्हाट एवर प्रोडक्ट और सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय टाटा ग्रुप, उसमें कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम की कोई गुंजाइश नहीं है। वो सर्विस या जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सही चलेगा। और इसी तरह से कोई और ग्रुप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को लेके आता है तो माइट बी पॉसिबल वी आर थिंकिंग यार यार मे भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ग्लिच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन टाटा ग्रुप के साथ एक विश्वसनीयता जैसी बात होती है। तो ये हम अपने बिजनेस का भी ब्रांड कैसे क्रिएट करें कि जब हमारा बिजनेस कोई और बात करे या हम किसी कॉन्फ्रेंस सेमिनार वेबिनार में वी डिस्कस अबाउट माय बिजनेस माय प्रोडक्ट माय लोगो, तो लोगो देखते के साथ या मेरा बिजनेस नेम देखते के साथ जो मेरा कस्टमर है ही कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस हाउस है जहां पर वी कैन डू बिजनेस और यहाँ पर प्रॉब्लम या कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन जैसा कोई पॉइंट नहीं है। तो ये 3 स्टेज है। इनकॉर्पोरेशन पर हमें क्या डॉक्यूमेंट रखना है, बिजनेस जब एस्टेब्लिश रन कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, एस्टेब्लिश होना है, तब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना, और व्हाट काइंड ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर द बिजनेस ब्रांडिंग एंड ग्रोथ। तो एक ये छोटा सा रूल है, रूल इज कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएंगे लाइक फोन और एनी अदर थिंग, तो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड क्वेश्चन आंसर एट इन वट एवर यू हैव द क्वेश्चन यू कैन नोट डाउन योर डायरी, और हम वहां पर लास्ट में डिस्कशन करेंगे। तो जो मैंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट है उसकी सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ डॉक्यूमेंट कि डॉक्यूमेंट का नीड क्या है। देन अगर हमें इंपॉर्टेंस पता चल गया कि हाँ ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट हमें रखना है, तो हाउ वी कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट और प्रोटेक्शन ऑफ बिजनेस की उस डॉक्यूमेंट से हम अपने बिजनेस को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये 3 चीज अंडरस्टैंड होना चाहिए हर बिजनेसमैन को कि जो भी बिजनेस डॉक्यूमेंट है उसकी जरूरत क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे क्रिएट करना है, और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर बिजनेस। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज डॉक्यूमेंट। तो इनकॉर्पोरेशन स्टेज डॉक्यूमेंट ही अपने आप में सारा चीज बता देता है कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस, तो आपको उस टाइम पर जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उस डॉक्यूमेंट को आपको समराइज करना है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेके आना है। जैसे बिजनेस अगर 2 लोग मिलकर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले एमओयू होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब 2 पार्टनर है कि आपका क्या शेयर होगा, मेरा क्या शेयर होगा, कौन कितना काम करेगा, हो सकता है एक पार्टनरशिप ऐसा भी हो दोनों 50-50 इन्वॉल्व हो पैसे में, दोनों 50-50 वर्किंग में इन्वॉल्व हो। एक देयर इज द माइट बी पॉसिबल वन केस कि किसी का पैसा तो ज्यादा लग रखा है 70%, 80%, 90%, लेकिन जो 90-80% लगा रखा है पैसा एज ए कैपिटल और एज ए लोन फॉर्म में, ही सेइंग कि मैं काम नहीं करूंगा, मैनेजिंग पार्टनर या जो मैनेज करना है वो दूसरा पार्टनर होगा, मैं तो सिर्फ आपको फिनेंशियल सपोर्ट करूंगा। तो वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि काम कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, या जब बराबर है तो जो भी आपके साथ पार्टनर है उनके साथ आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। अगर वो ओरल है तो मेरा सजेशन है कि आप उसको राइटिंग में करें कि सेल कौन देखेगा, परचेज कौन देखेगा, एचआर डिपार्टमेंट किसको देखना है, अकाउंट डिपार्टमेंट किसको देखना है, क्योंकि ये हर डिपार्टमेंट अगर यू हैव टू ग्रो योर बिजनेस, तो ये बिजनेस इतना बड़ा है, मतलब बिजनेस के डिपार्टमेंट इतने हैं कि इफ यू डोंट bifurcate role and responsibility between partners और रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो बिजनेस एक ना एक दिन ये डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो आपके जितने भी पार्टनर हैं सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड एमओयू, और एमओयू के साथ साथ आपको उसको डॉक्यूमेंटेड करना है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और कौन क्या काम करेगा। अगर एनीबडी हैज डन मिस्टेक तो उसमें पेनल्टी कौन बियर करेगा, या उस चीज को हम बिजनेस को अगर कहीं पर लाइक एमसीए में कोई डिफॉल्ट हो गया, जीएसटी में कोई डिफॉल्ट हो गया, जस्ट आई एम टेकिंग द स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस, या वी हैव टेकन लोन और
वो एनपीए हो रहा है मेरा अकाउंट, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्योंकि वो पार्टनर के साथ या वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ साथ आपका पूरा बिजनेस खराब हो रहा है। कल को आप इस बिजनेस को कहीं सेल करने जाओगे किसी इन्वेस्टर के साथ, यू आर आस्किंग मनी, तो वो कहेगा कि आपका तो ऑलरेडी अकाउंट एनपीए है, यू आर नॉट पेइंग इंटरेस्ट, यू आर नॉट पेइंग इंस्टॉलमेंट, यू हैव डिले फाइल जीएसटी रिटर्न, एमसीए रिटर्न, तो वहां पर आपका इमेज खराब होता है। Second thing, if you have private limited, so just give answer yourself whether you have share certificate or not. Everybody has the private limited, whether it is the 1%, 2%, 50%, 80%, but 70, 80 और 90% केस में शेयर सर्टिफिकेट नाम का चीज नहीं होता। एवरी ऑनर नो कि आई एम ऑनर ऑफ द 50% ऑफ शेयर, आई एम ऑनर ऑफ द 90% ऑफ शेयर, लेकिन अगर मैं कहूं कि वेयर इज योर फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, ये क्या होता है? Nobody know. हो सकता है 5 to 10% बिजनेस ओनर कैन से कि yes I have share certificate, लेकिन जब आप उनसे ये पूछ लो कि had you done stamping from ROC, ये तो किसी ने बताया ही नहीं जी कि शेयर सर्टिफिकेट पर स्टाम्प होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है। पहले तो यू मस्ट हैव शेयर सर्टिफिकेट, और वंस यू हैव द शेयर सर्टिफिकेट, आफ्टर दैट इज रिक्वायर्ड स्टाम्पिंग। विदाउट स्टाम्पिंग उस वो that is just like the piece of paper, nothing as the share certificate. जब आपका कोई इन्वेस्टर आएगा तो उसको ये कहेगा it is not a share certificate, it is just a piece of paper, I need a stamped share certificate, और स्टाम्प होता है आरओसी के थ्रू। तो ये जनरली कोई नहीं करते, और ये प्रॉब्लम शुरुआत में नहीं आती है। इट क्रिएट प्रॉब्लम व्हेन यू सेल योर बिजनेस और यू वांट टू गेट फंड फ्रॉम एनी अदर इन्वेस्टर, यहाँ पर इशू आती है। Now, third thing, entry and exit route. When you are making any partner or you have created business with 2, 3, 4, 5 partners, so at the start you have to show कि एंट्री और एग्जिट का क्या रूट होगा, कि कोई जब पार्टनर इन कर रहा है बिजनेस में और आफ्टर 1 and 2 year या 4 year ड्यू टू एनी रीजन, वेदर इट इज द पर्सनल रीजन, वेदर इट इज द बिजनेस रीजन, अगर वो बिजनेस से आउट होता है तो हाउ इट विल बी एग्जिट फ्रॉम बिजनेस, उसको कितना सैलरी दिया जाएगा, उसको उस टाइम क्या वैल्यूएशन किया जाएगा, क्या उसको हम कुछ शेयर रखेंगे, उसको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटाएंगे, मतलब व्हाट वी हैव टू डू। इस एग्जिट में एक एग्जिट भी 2 तरीके का होता है। एक प्लान एग्जिट, कि 3 साल के बाद वो रिटायर होना चाहता है या ही वांट टू सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। हो सकता है वो एकाएक उसका डेथ हो गया हो या कोमा में चला गया हो, तो वो अनप्लान एग्जिट होता। तो उस केस में आप उसको कैसे सपोर्ट करोगे? अगर 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, अगर उसमें से एक पार्टनर का डेथ हो जाता है तो 2 पार्टनर बिजनेस को कैसे चलाएंगे, और वो जो थर्ड पार्टनर है उसका घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी उसकी पर्सनल एक्सपेंडिचर है वो कैसे मीट होगा? तो ये, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकता है। अगर एनी बिजनेस हैज 3 पार्टनर, तो 3 में से किसी पार्टनर के साथ हो सकता है। तो ये चीज फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपका एंट्री रूट क्या है, एग्जिट रूट क्या है। हो सकता है आपने 3 पार्टनर के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, ये बिजनेस बहुत अच्छा चला, आफ्टर 3 to 4 ईयर 2 और फ्रेंड या 2 और पार्टनर आना चाहते हैं। तो आज से 3 साल पहले जो पार्टनर आए थे, दे हैड द डिफरेंट कंडीशन, बिकॉज उन्होंने बिजनेस को रन किया, एस्टेब्लिश किया। आज इज अ डिफरेंट स्टेज, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस ग्रो कर चुका है, बिजनेस इज रनिंग। तो जो नया पार्टनर आ रहा उसका क्या कंडीशन होगा? तो ये अगर आप शुरुआत में डिसाइड कर लोगे, शुरुआत में आप रूल रेगुलेशन बना लोगे, then it will be very good for everyone. And last one, the first meeting document. First meeting document कि in private limited एक statutory meeting होती है कि when you have incorporated your company, you have to do one statutory meeting within 30 days of incorporation, where you have to appoint auditor, where you have to choose your bank, you have to open your bank, and apart from कि जितने भी प्रमोटर होते हैं, दे हैव टू ब्रिंग शेयर कैपिटल अमाउंट इनटू बैंक। तो जो फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग होता है, दैट इज द कंपलसरी इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी, बट इन फर्म और इन प्रोप्राइटर देयर इज नो सच एज द कंपलसरी। लेकिन मेरा ये कहना है कि
whenever you are doing the business, you have started partnership firm, LLP, any kind of business, तो आप वहां पर एक फर्स्ट डॉक्यूमेंट मीटिंग करो व्हेन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया हो, कंपनी हैज गॉट पैन नंबर, जीएसटी नंबर, उसके बाद जो पार्टनर और जितने भी रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर है उनकी एक फर्स्ट मीटिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि कंपनी आगे कैसे वर्क करेगा, और उसका जो भी मिनट्स है वो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। लोग यहाँ पर इसलिए नहीं करते शेयर सर्टिफिकेट, जब आप किसी भी कंपनी के ऑनर से बात करोगे कि शेयर सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो दे आस्क विद प्रोफेशनल क्या कॉस्ट आएगा, कम से कम भी प्रोफेशनल 3-4-5 हज़ार बोलेगा, कुछ प्रोफेशनल 10-20 हज़ार भी बोल सकते हैं। तो यार कंपनी बनाने में तो 10-20 हज़ार रुपया ऑलरेडी वी हैव इन्वेस्टेड, अब 4-5 हज़ार से क्या होगा। देन व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ ऑनर, सर इस शेयर सर्टिफिकेट से होगा क्या, सर कुछ नहीं होना है। लेकिन ये प्रॉब्लम कब आएगा, अगर आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, शेयर से एग्रीमेंट नहीं है, शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, कल को अगर कॉन्फ्लिक्ट आ गया आपके ऑनरशिप के बीच में ना, तो किसी को कुछ नहीं मिलना है, किसी को कुछ नहीं मिलना, आप कोर्ट के धक्के खाते रह जाओगे। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट पहले हो रखा है तो इट विल बी सेफ, और आप वहां पर कोर्ट के जो लाखों रुपए का फी है वो बहुत ही आराम से सेव कर सकते हो। नाउ सेकेंड स्टेज होता है बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट स्टेज डॉक्यूमेंट, की जब बिजनेस आपने स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट मीटिंग हो गया, पार्टनर डायरेक्टर दे गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हाट आई हैव टू डू, तब बिजनेस इज गोइंग टू रन, बिजनेस हैज टू शो। तो यहाँ पर आपको किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट बनाने हैं या किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं। पहला, कॉन्टैक्ट विद प्रोफेशनल। सपोज दैट आपकी कंपनी है और यू आर गोइंग टू मेक वेबसाइट, तो क्या आपने वेबसाइट प्रोफेशनल से एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपके पेज का लुक क्या आएगा, कितने दिन में वेबसाइट बनेगा, उसका पेमेंट टर्म कंडीशन क्या होगा, अगर ये टाइम पर प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट नहीं होता तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, आपका पेमेंट कटेगा नहीं कटेगा। और अगर सपोज दैट आपका पेज 1 पर आप कोई एक पर्टिकुलर कलर चाह रहे थे, अगर वो किसी कारण से वो कलर नहीं आ पाता या एज पर जो रिक्वायरमेंट नहीं आता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो इस तरीके का जो भी आप प्रोफेशनल के साथ जाते हो, वेदर इट इज द वेबसाइट प्रोफेशनल, वेदर इट इज द टैक्स कंसल्टेंट, वेदर इट इज एडवोकेट और एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल, इफ यू हैव द HR प्रोफेशनल, इफ यू हैव सेल्स ग्रोथ प्रोफेशनल, तो सबसे पहले आपको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर जाना है, स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड करना है, पेमेंट टर्म डिसाइड करना है, तो भी आप दोनों सेफ रह पाओगे। और कल को आप उसमें हाँ एक एस्केलेशन क्लॉज डाल सकते हो कि वेबसाइट बन रहा है, मेरे को सपोज दैट आई हैव गिवन ओनली 10 पेज वेबसाइट, कल को जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आई विल गिव अनदर असाइनमेंट, या फिर मैं इसी असाइनमेंट में कुछ और बढ़ जाएगा, तो ठीक है, प्राइस भी उसी के अनुसार बढ़ जाएगा। एस्केलेशन क्लॉज इज डिफरेंट थिंग, एडिशनल वर्क स्कोप ऑफ वर्क क्लॉज इज द डिफरेंट थिंग, लेकिन एवरी बिजनेस ओनर मस्ट हैव कॉन्ट्रैक्ट विद प्रोफेशनल। अब ये आप एक चीज देखना कि जब आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो, चाहे वो मेल पर कर लो या आप स्टाम्प पेपर पर कर लो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करोगे विद प्रोफेशनल, तो दोनों के लिए बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड बाइंड रहेगा, और वो दोनों ही अपने अपने काम को कंप्लीट करने पर तत्पर रहेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सेकेंड, term and condition on invoice. It is not necessary कि आप हर बायर के साथ पहले पीओ ही शेयर कर ले या उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बना ले। हो सकता है कोई एक छोटा सा बायर आया हो और वन टाइम हो, तो आप उसको सीधे एक रेज इनवॉइस, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने में टाइम लगता है, पता चलेगा उतने देर में बायर आपका चला गया। या आप एक शॉप खोला हुआ है, तो शॉप में आप एक बार आपके यहाँ कोई लाइट लेने के लिए 10-20 हज़ार रुपया का है, तो यू विल नॉट से कि सर यू हैव कम फर्स्ट टाइम, फर्स्ट यू हैव टू साइन माय एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, तब मैं आपको सेल करूंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेंशन टर्म एंड कंडीशन ऑन इनवॉइस। पेमेंट टर्म क्या होगा, अगर पेमेंट में चेक बाउंस कर जाता है, क्रेडिट पॉलिसीज क्या है, इस तरीके के, और ये केस कहाँ लड़ा जाएगा, माय लोकेशन, योर लोकेशन, इस तरीके के जितने भी टर्म एंड कंडीशन है ये आपके इनवॉइस पर होने चाहिए। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट में ही होगा।
थर्ड, बिजनेस बाय लॉज। बिजनेस बाय लॉज में आ जाता है HR पॉलिसीज आ जाते हैं, बिजनेस पॉलिसी आ जाते हैं, सेल्स पॉलिसीज आ जाते हैं, फिर आपका क्रेडिट पॉलिसीज आ जाते हैं, अकाउंट्स पॉलिसीज क्या क्या है, कन्वेंस पॉलिसी इज द वन पार्ट कि अगर हम ऑफिस प्यून को भेजते हैं तो उसको ऑटो का खर्चा देंगे, बस का खर्चा देंगे, मेट्रो का खर्चा देंगे। अगर उसके ऊपर का ऑफिस असिस्टेंट जाता है तो उसको ऑटो का देंगे, ओला का देंगे। अगर पता चला मेरा MD जा रहा है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट जा रहा है तो उसको मैं कौन सा एक्सपेंडिचर दूंगा। अगर वो वन सिटी तो अनदर सिटी ही इज ट्रैवलिंग, तो किसको फर्स्ट AC देना है, किसको सेकंड AC देना है, किसको एयर का फेयर देना है, एयर में भी बिजनेस क्लास किसको देना है, इकोनॉमिक क्लास किसको देना है। तो ये सब चीजें जो है बिजनेस बायलॉज में आपको डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सपोज दैट आपने एक 10 या 20 पन्ने का या 25 पन्ने का यू हैव क्रिएटेड बिजनेस बायलॉज फॉर HR डिपार्टमेंट, लीव पॉलिसीज, और कोई नया बंदा आता है, ज्वाइन करता है आपके ऑफिस में, और आते के साथ वेरी नेक्स्ट डे आप उसको ये डॉक्यूमेंट देते हो कि यू हैव टू रीड बिफोर ज्वाइनिंग आवर कंपनी। तो उसको भी लगता है कि हाँ, और उसके सामने एक रूल आ जाता है, आपको इस बजे इतने बजे आना है। इफ यू हैव ट्रेवल अनदर सिटी तो आपको ये इनकेशमेंट मिलेगा। आप अगर आपको छुट्टी पर जाना है तो यू हैव टू इंटीमेट योर इमीडिएट बॉस या HR डिपार्टमेंट 1 डे बिफोर, 2 डे बिफोर, प्लान लीव 1-2 महीना पहले का आगे का लेना है। किसी के मैरिज में जाना है कोई, या आपके घर में फंक्शन है, तो आप उसको अपना काम किसको किसको शेयर करके जाओगे ताकि वो बिजनेस कंपनी का काम इफेक्ट ना करे, आप रहो या ना रहो। तो उस बंदे को भी लगा अरे यार इस कंपनी में कोई रूल है, तो वो भी उस रूल को फॉलो करना चाहेगा। अगर आता है यू हैव नॉट गिविंग एनी डॉक्यूमेंट, तो उसको लगेगा अरे यार ठीक है, जो बॉस ने बोल दिया ना, ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए आपको बिजनेस बाय लॉज होने चाहिए। HR पॉलिसीज हो गया, फिर सेल्स पॉलिसीज हो गया, इस तरीके से जितने भी हैं वो आपको हर टाइप के पॉलिसीज होने चाहिए, वो आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ तक आई थिंक आई एम ऑन राइट ट्रैक। कोई कंफ्यूजन, अगर किन्हीं का कोई सवाल है तो एक बार वी कैन हैव डिस्कशन किसी भी सवाल पर, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। ये मनीष जी, थैंक यू। एक्चुअली आई एम सॉरी टू ज्वाइन लेट। बहुत ही बढ़िया आप बता रहे हो बेसिक्स और इम्पोर्टेंट चीजें। मेरा एक सवाल है, वो रिलेटेड है वैसे। वो एक्चुअली जो एक पार्टनरशिप फर्म और कंपनी तो आपने बता दी, एक होती है ट्रस्ट एंड सोसाइटी। तो हमारी एक करंट प्रॉब्लम है कि हमने एक फोरम बनाया जिसका नाम है भारत IPv6 फोरम। तो हमें उसको एज ए सोसाइटी रजिस्टर कराना था, तो वहां से ऑब्जेक्शन आ गया कि आप भारत वर्ड यूज ही नहीं कर सकते। पहले इंडिया वर्ड का था। तो फिर हमने कहा चलो ट्रस्ट वाले से पूछते हैं, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ बनानी थी जस्ट टू ओपन बैंक अकाउंट। बाकी सब चीजें चल जाएंगी हमारी, बट बैंक अकाउंट के लिए हमें कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो वो अब कह रहे हैं, ट्रस्ट वाला भी यही कह रहा है कि ये भारत वर्ड यूज नहीं कर सकते। एक बंदे ने सजेस्ट किया कि आप भारत को ब्रैकेट में कर सकते हो, जैसे इंडिया को मैंने ब्रैकेट में किया हुआ है, वो भारत को ब्रैकेट में कर सकते हैं या नहीं? मेरा सर सजेशन होगा कि इस वर्ड को अवॉइड कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आज ब्रैकेट में तो आप कर लीजिएगा, लेकिन कभी ना कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, हाँ, तो मेरा सजेशन है कि सर मत करिए उस चीज को, इसको अवॉइड ही करें वर्ड को। नहीं, जैसे हमारी वेबसाइट तो बन गई है, वो तो भारत है, उसमें तो कोई चक्कर नहीं है। वेबसाइट तो मैं तो अभी आप बोलो, मैं तो NarendraModi.com बना दूंगा। वही मैंने भी वही ऐसे किया। हाँ वही, हाँ बस वही। मुझे मेन प्रॉब्लम, मुझे ये रजिस्ट्रेशन चाहिए बैंक अकाउंट खोलने के लिए बस। तो बैंक अकाउंट तो ठीक है, आप जो बता रहे तो मैं भारत वर्ड अवॉइड ही करूं, एंड इंडिया भी अवॉइड करूं, बिकॉज पहले इंडिया था, वो नहीं मिला, फिर हम भारत पे गए, अब भारत भी नहीं मिल रहा है, तो मतलब अवॉइड ही कर रहे हैं फिर इसका मतलब। और इसके आप मेरे को सर मीटिंग सेमिनार के बाद आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको कुछ और सजेशन दे दूंगा कि इफ यू वांट टू यूज दैट वर्ड तो फिर आप उसमें कुछ क्या कर सकते हो, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा सर। ठीक है, मैं या तो क्योंकि आई विल बी इन द ट्रेन आफ्टर अबाउट 1.5 कल बात कर लेना सर, तो ऐसा कुछ नहीं है, आज कल परसों कभी भी बात कर लेना सर। बस हाँ, मैं बात कर लूंगा। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी राकेश सर। मनीष जी भारतवर्ष रख सकते हैं क्या फिर? कहाँ? भारतवर्ष सर
भारतवर्ष रखा जा सकता है। एक्चुअली अभी उन्होंने इंडिया, भारत, हिंदुस्तान इस सब वर्ड पर ये किया है, तो भारतवर्ष पर आ सकता है, लेकिन वो डिपेंड, आपने तो रख लिया, सपोज दैट यू हैव टू क्रिएट ट्रस्ट, और आपने पूरा डेट पर बना लिया और ट्रस्ट ऑफिस में जाके डिनाई कर दिया, तो फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। यानी तो भारत इसलिए वर्ड कहीं पे चाहिए ही नहीं। क्या सर? भारत वर्ड या इंडिया या ऐसा कुछ चाहिए, हिंदुस्तान ऐसा चाहिए, ये नहीं चाहिए नहीं। हाँ, यू हैव टू अवॉइड। डेफिनेटली अगर उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है या आपके बिजनेस से एकदम एग्जैक्टली उस चीज का कनेक्शन नहीं है, तो उस चीज को अवॉइड करना ही ठीक है। एवरी ट्रस्ट हैज टू वर्क ऑल ओवर इंडिया, लेकिन इसका ये तो नहीं मतलब कि हर ट्रस्ट को भारत वर्ड ही मिले। तो अगर उस वर्ड को अवॉइड कर दिया जाए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको परमिशन लेना पड़ेगा हायर लेवल पर, तो बहुत सारे इश्यूज हैं सर, तो इसलिए उसको अवॉइड करना ही अक्लमंदी है। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, ठीक है सर। अब आता है एस्टेट्यूटरी कंप्लायंस डॉक्यूमेंट। एस्टेट्यूटरी कंप्लायंस डॉक्यूमेंट में सर बहुत ही सिंपल है। एवरी कंपनी और एवरी बिजनेस ओनर हैज टू कंप्लाई एस्टेट्यूटरी कंप्लायंस लाइक आरओसी, जीएसटी, प्रोफेशनल टैक्स, ईएसआई, पीएफ एक्सेट्रा दैट। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है कि वट एवर यू हैव द रजिस्ट्रेशन, उसका एक आरसी होता है, रजिस्ट्रेशन कॉपी होता है। एवरी बिजनेस ओनर शुड हैव, ये नहीं मेरे प्रोफेशनल के पास है ना जी, कोई बात नहीं, आपके पास होना चाहिए। प्रोफेशनल के पास है, रहने दो उसके पास, तो उसके पास भी रहे, लेकिन यू मस्ट हैव योर आरसी, वेदर इट इज द ट्रेसेस आईडी का हो, इनकम टैक्स आईडी का हो, या फिर जीएसटी का हो, ईएसआई का हो, पीएफ का, कहीं का भी कुछ हो। एज बिंग द बिजनेस ओनर या जो आपका अपना अकाउंट डिपार्टमेंट है, वहां पर हर रजिस्ट्रेशन का आरसी होना ही होना चाहिए। प्रोफेशनल के पास हो वेरी गुड, लेकिन आपके पास या आपके अकाउंट डिपार्टमेंट के पास जो आपके ऑफिस में हो। अगर आप अपने ऑफिस में अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं रखते हैं, तो आपके एचआर, एडमिन या आपका पीए जो भी हो, मतलब आपके इजिली असेसेबल होना चाहिए सारे के सारे आरसी। इसके बाद जब भी मंथली रिटर्न फाइल होता है, व्हेनेवर द मंथली रिटर्न, जैसे जीएसटी मंथली रिटर्न फाइल होता है, ट्रेसेस टीडीएस क्वार्टरली रिटर्न फाइल होता है, तो इफ डोंट हैव अकाउंटेंट विद इन योर हाउस, विद इन योर कंपनी, तो डेफिनेटली आपने इस वर्क को आउटसोर्स कर रखा है। तो व्हेन यू हैव आउटसोर्स योर वर्क, फाइनेंशियल वर्क लाइक जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, प्रोफेशनल टैक्स रिटर्न, ईएसआई, पीएफ, ठीक है, वो प्रोफेशनल रिटर्न फाइल कर ले। लेकिन आप एक रूल बना दो कि जैसे ही प्रोफेशनल के यहाँ फाइल हो जाए, उसका हार्ड कॉपी मेरे को विद इन 1 आवर या नेक्स्ट डे आपके पास आ जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि एज बिंग द बिजनेस ओनर यू हैव चेक ऑन प्रोफेशनल कि उसने फाइल किया या नहीं किया। जैसे कि जीएसटीआर 1 का 11 तारीख लास्ट डेट होता है, जीएसटीआर 3B का 20 तारीख लास्ट डेट होता है। अगर प्रोफेशनल आपको 10 तारीख को कॉपी मेल कर दिया था, यू आर इन पीस, चलो भाई मेरा रिटर्न फाइल हो चुका है, और उसका जो कॉपी आएगा, देन यू कैन वेरीफाई कि व्हाट एवर डेटा आई हैव गिवन टू माय प्रोफेशनल या मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट दिया है, उसको रीचेक कर लो कि कहीं गलती तो नहीं रह गई। अगर गलती रह गई है तो दैट कैन बी रिवाइज और दैट कैन बी अमेंडेड इन नेक्स्ट मंथ। जीएसटी रिवाइज होता नहीं है तो एटलीस्ट आप वहां पर नोट कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ में आप उसको अमेंड कर सकते हो। कुछ रिटर्न रिवाइज होते हैं तो वहां पर आप जाके रिवाइज का भी ऑप्शन होता है। तो जब तक आपके पास रिटर्न की कॉपी नहीं होगी, यू कैन नॉट मैच विथ योर डेटा, और उसको व्हाट यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट रिगार्डिंग दैट डेटा आपको पता ही नहीं होगा। तो इसका दो फायदा है, पहला कि योर कंप्लायंस विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, अनदर कि व्हाटएवर डेटा हैज बीन filed in return, whether it is the GST, income tax, ROC, तो you will be confirm कि सारा डेटा सही है, मैच है। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। थर्ड, हर रिटर्न में आज के डेट पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया जाता है। तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल ही आपका होना चाहिए, आपका हो, आपके अकाउंटेंट का हो, आपका एडमिन डिपार्टमेंट का हो, या प्रोफेशनल तक नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आपका रहेगा, अगर कोई भी नोटिस आता है, कुछ भी अगर डिफॉल्ट हुआ तो आपके पास डिटेल आएगा। सपोज दैट किसी प्रोफेशनल ने या आपका अकाउंटेंट ही है आपके पास है, उसने जीएसटीआर 1 11 तारीख को नहीं फाइल किया, तो 12 या 13 तारीख तक आपके पास एक एसएमएस आ जाएगा कि यू हैव नॉट फाइल्ड योर जीएसटीआर रिटर्न, इफ यू हैव फाइल्ड प्लीज इग्नोर दिस मैसेज। तो अगर ये एसएमएस, ईमेल आईडी या फोन नंबर आपने प्रोफेशनल का दे रखा, तो व्हाट विल हैपन, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने डिफॉल्ट किया या नहीं किया है।
ये नंबर आपके पास होगा, देन इट विल शो कि आपने डिफॉल्ट कर दिया है और यू कैन टेक एक्शन। ठीक है, ये चीज है। और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस में एक चीज और बता दो, एनीवन हु हैज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक कंपनी एक्ट में एक रजिस्टर होता है, कंपनी रजिस्टर होता है, वो जरूर रखिए। शेयर सर्टिफिकेट और शेयर सर्टिफिकेट को स्टाम्प भी जरूर कराएं, और जितने भी बोर्ड मीटिंग होते हैं उसका बोर्ड मीटिंग मिनट्स जरूर बनाएं। ये 3 चीज बहुत ही रिक्वायरमेंट है, जो जनरली बिजनेसमैन लोग इस 3 चीज को अवॉइड करते हैं, और इसके कारण किसी दिन अगर मुसीबत आया और भूकंप, ज्वालामुखी, या फिर यू कैन से अर्थक्वेक, ये सब जो चीजें आती है ना, सुनामी, वो बता के नहीं आती है, बस आ जाती है। सपोज दैट आज आपके यहाँ एमसीए ने रेड मार दिया कि भाई आपके पास कंपनी एक्ट का रजिस्टर कहाँ है, सर वो क्या होता है, या हमारे पास है नहीं, वो तो सीए के पास होगा। कहेगा ठीक है, सीए के पास रहने तो मैं 1 लाख का पेनल्टी लिख के जाता हूँ, आप आके मिल लेना हमारे ऑफिस में। कुछ नहीं होगा, सुनामी बिना बताया आएगा, वो ऐसा थोड़ी है कि बता के आएगा कि हाँ जी मैं हांगकांग से चल दिया हूँ, चेन्नई आने वाला हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा, बस आ जाएगा। तो अगर आप उस सुनामी से पहले आपने रेनकोट पहन लिया है, सुनामी आए या कुछ भी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट, बिजनेस ब्रांडिंग एस्टेब्लिश डॉक्यूमेंट, कि जब बिजनेस आपका एक ग्रो कर गया है, योर बिजनेस हैज बीन एस्टेब्लिश, तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट यू हैव टू केप्ट, और कैसे आपको उसको एस्टेब्लिश करना है उस डॉक्यूमेंट को। सबसे पहले आपको विजन क्रिएट करना है बिजनेस का, कि आपके बिजनेस का विजन क्या है, कि आपको वेल्थ क्रिएट करना है, नेक्स्ट जनरेशन तक बिजनेस को लेके जाना है, या अपने जनरेशन में बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर देना है। यू हैव टू सेल योर बिजनेस, आपको एंजल इन्वेस्टर से फंड लेना है, आपका विजन क्या है, या बिजनेस आप ही को ग्रो करना, आपको किसी से लोन नहीं लेना है। व्हाट इज योर बिजनेस, ये तो आपको पता होना चाहिए, और ये पता कब होगा, जब आप इसको डॉक्यूमेंट करोगे। जिस दिन आपने लिख दिया कि मुझे अपने बिजनेस में 5 साल के अंदर एंजल इन्वेस्टर चाहिए, और अगर आपने उस वर्ड को 2 बार 3 बार 5 साल में 10 बार देख लिया ना सर, तो एक ना एक दिन आपके कंपनी में एंजल इन्वेस्टर आ जाएगा। लेकिन आपने विजन ही नहीं क्रिएट किया, आपने ये सोचा बस कंपनी चलते रहेगी, तो डेफिनेटली चलते रहेगी, कभी नहीं रुकेगी, चलते रहेगी, बस चलते ही रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो यू हैव टू क्रिएट कि आपकी कंपनी का विजन क्या है। देन ग्रोथ प्लान, एज बीइंग द बिजनेसमैन, आपका क्या ग्रोथ प्लान है, कि आफ्टर 1 ईयर किस लेवल पर पहुंचेंगे, 3 इयर्स, 5 ईयर और 10 ईयर। आपने अपने प्लान में कभी बनाया है कि 1 ईयर के बाद मुझे कहाँ जाना है, आफ्टर 3 ईयर कहाँ जाना है, आफ्टर 5 ईयर कहाँ जाना है, और 10 ईयर्स कहाँ जाना है। अगर आपने ये ग्रोथ प्लान अपने डायरी में भी बनाया है, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस किया है, तो क्या आप उस पर वर्क कर रहे हो? और अगर वर्क कर रहे हो तो जो आपने ग्रोथ प्लान बनाया था, और व्हाट एवर हैपनिंग इन एक्चुअल, उसका वेरिएशन कहाँ है, डिविएशन कहाँ आ रहा है, ये आपने कंपेयर किया है। तो जब तक आपके पास विजन नहीं होगा, ग्रोथ प्लान आप लिख के नहीं रखोगे कि आफ्टर 1 ईयर, 3 ईयर, 5, मतलब लॉन्ग टर्म गोल क्या है, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, प्लान क्या है, जब तक आप बिजनेस को एक अच्छे लेवल पर ग्रो नहीं कर सकते। तो ये आप डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि मुझे जो ग्रोथ है, मुझे आज एक वर्टिकल में हूँ, 2 साल के बाद मुझे सेकेंड वर्टिकल में जाना है, 5 ईयर बाद आई हैव टू गो इन द थर्ड वर्टिकल, मतलब ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। लास्ट वन इज आईपी डॉक्यूमेंटेशन। आईपी डॉक्यूमेंटेशन, इफ यू आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग, तो आपका पेटेंट का क्या स्टेटस है, यू आर इनटू ट्रेडिंग और सर्विस इंडस्ट्री, तो आपका कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस तरीके का जो भी आईपी है उसका क्या स्टेटस है। आपने कभी ट्रेडमार्क अप्लाई किया है? अगर अप्लाई किया है तो यू हैव टू चेक कि वही सेम नाम किसी और ने ऑब्जेक्ट तो नहीं किया है, और यस सेम नेम इज यूज्ड बाय द सम अदर पर्सन। अगर एनी अदर पर्सन इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर नेम, तो आपने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि नहीं किया है। तो इस तरीके से आपको आईपी डॉक्यूमेंट करना, क्योंकि वंस बिजनेस हैज रन, तो सारा चीज बिजनेस ब्रांडिंग पर क्रिएट होता है। और बिजनेस ब्रांडिंग, जब तक आपका आईपी डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, आप अपने बिजनेस को ब्रांड कभी कर ही नहीं सकते। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ सर। जब आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जाते हो, तो आपको पानी का बोतल मिलता है, बिस्लेरी, दूर से बिस्लेरी लगता है, जैसे आप नजदीक जाते हो तो बिस्लेरा हो जाता है, बिस्लर हो जाता है, मतलब कुछ भी हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट बिस्लेरी नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जो उसके कंपटीटर नहीं कर सकते, उसके जो डुप्लीकेट वर्जन है वो अवेलेबल रहते हैं, सेम कलर
सेम फॉन्ट, लेकिन सिर्फ लेरी में एल इधर हो जाएगा, आर उधर हो जाएगा, इस टाइप के ये करते। तो आपको ये अपना आईपी टीम स्ट्रॉन्ग करना है, आपको ये चीज करना है। जस्ट 1 सेकंड सर, 1 सेकंड। तो आपको अपना आईपी टीम क्रिएट करना है, आपको इन्वेस्टिगेशन करते रहना है कि अगर यू आर इनटू पब्लिक तक आप जा रहे हो, डायरेक्ट एफएमसी गुड्स में हो, तो आपके गुड्स का कहाँ कहाँ मिसयूज हो रहा है और आपके ब्रांड का छोटे छोटे कौन कॉपी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो ये सब सारा चीज आपको करना है कि अगर कोई कॉपी कर रहा है तो मैं उसके अगेंस्ट में कैसे लीगल एक्शन लूंगा, अगर लीगल एक्शन से नहीं कुछ होता तो आगे मैं उस पर क्या करूंगा, ये बिजनेस छोड़ूंगा, उसको बिजनेस दूंगा, मतलब वॉट एवर यू हैव विजन, तो वो आपको क्रिएट करके रखना है। नाउ इट इज योर टाइम, क्वेश्चन आंसर, अगर ये चाहिए सर। हाँ मनीष जी, एक है क्वेश्चन और, जो आपने शेयर सर्टिफिकेट के बारे में बताया कि इनको स्टैंपिंग करानी है, हाँ तो जी वो सर। क्या होती है? जैसे हमारे यहाँ शेयर सर्टिफिकेट ना, जो शेयर होल्डर है उनको देते हैं हम, और रजिस्टर में भी रखते हैं एक कॉपी, तो उसमें लेकिन मैंने स्टैंपिंग नहीं देखी है, नाम जो मुझे मिले स्टाम्पिंग हैं। आरओसी करके देता है, तो आप अपने से स्टाम्प कर भी नहीं सकते, आरओसी से करवानी होती है सर। वो अच्छा, उसकी फीस अलग से लगेगी अलग मतलब से कि? लगती है, बहुत छोटा सा फी होता है, मतलब फी होता है 500,000 रुपए के आसपास, और जो बस प्रोफेशनल का जो सर्विस हो दैट्स अनदर थिंग। फी बहुत ही कम होता है, लेकिन ये कोई नहीं करवाते हैं सर। हाँ वही। और लेकिन जैसे हम अपनी अथोराइज्ड कैपिटल बढ़वाते हैं तब आरओसी को बहुत ज्यादा, एमसीए को इतनी ज्यादा फीस देते हैं हम लोग, मतलब लाखों में, हाँ जी 18 सर। लाख 20 लाख। तो वो तो दे दी, मैंने सोचा वही स्टाम्पिंग स्टूपिंग सब उसी से होगी, क्योंकि इट्स ए वेरी हाई फीस दे टेक। एग्री तो सर। लेकिन ये एक अलग चीज है, ये अलग चीज है एक इसका अलग मतलब चीज है, ये। क्योंकि ये जब फिजिकल डॉक्यूमेंट फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट बन जाता है, उसके बाद हाँ हाँ, स्टाम्पिंग होती है सर। ओके। तो ये फिजिकल डॉक्यूमेंट वहां जमा कराना पड़ेगा विद फीस, और वो स्टाम्पिंग होके आएगा, हाँ ऐसे जी सर। होता है? हाँ जी सर, ऐसे ही ओ, होता है। और तो ये इसमें क्या होता है, दोनों दोनों जैसे हमारी ऑफिस कंपनी की कॉपी और जो शेयर होल्डर की कॉपी, दोनों पे स्टैंपिंग करानी है या किस पे करानी है? नहीं सर, वो सिर्फ क्या कहता है, जब शेयर सर्टिफिकेट आप बनाते हो, तो हाँ उसमें हाँ, तो एक आपने एक सर्टिफिकेट निकाल लिया, उसमें डायरेक्टर का साइन हो गया, कंपनी का आ गया, वो तो यस। एक कंपनी के स्टाम्प लग जाएगी, उसके बाद आरओसी स्टाम्प करता है, स्टाम्पिंग करता है। नहीं, जैसे हम ना उसकी दो कॉपी कर लेते हैं, एक ठीक तो है। कंपनी के रिकॉर्ड्स में रहेगी और एक जो एक्चुअल ओनर है उसको हाँ। दे देते हैं। हाँ जी तो सर। ये दोनों पे स्टैंपिंग दोनों करानी है या दोनों सिर्फ? कॉपी पर स्टाम्प होना चाहिए। ओ, दोनों पे, ओके हाँ। ओके हाँ जी सर। तभी ओके, तो वो एक दैट इज ए, वैलिड शेयर सर्टिफिकेट माना जाएगा सर। हाँ जी। क्योंकि वो हमें पता ही नहीं था, हमें ये तो पता था कि कोई भी एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना होता है और लीगल पर्पज के लिए, बट ये शेयर सर्टिफिकेट को भी रजिस्टर या स्टैंपिंग कराना है, ये मुझे अभी तक मतलब था ही नहीं। नाइदर माय कंपनी सेक्रेटरी टोल्ड मी एनी टाइम। हाँ, और ना ऑडिटर सीए किसी ने भी नहीं बताया था अभी तक, क्योंकि सर इतनी कुछ बार ऐसी, ऑडिट भी होता है। एग्री सर, कुछ ऐसी बातें होती है ना, या तो लोग भूल जाते हैं, या जो बाकी जो काम होते हैं उसमें इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि इस सब चीज पर कभी ध्यान ही नहीं लगाते लोग, कहता है अच्छा ठीक है रहने दो ना, चलने दो ना, ये वाली बात हो जाती है, क्योंकि इससे हाँ कोई आपके डे टू डे लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो किसी का ध्यान नहीं जाता है। ध्यान कब जाता है, यस। जब आरओसी आपके ऊपर कभी पेनल्टी भेज देगा 10 गुना, 12 टाइम या 15 टाइम, तब लोगों का ध्यान आता है, अच्छा यार ये तो हमने करवाया ही नहीं था। हाँ वही तो, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया, थैंक यू। हाँ मनीष जी, हाँ जी सर। हमें एक पूछना था। एक हमें ऐसी बात पता चली है कि वन मैन कंपनी, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, तो वन मैन कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जब जो मेरी कंपनी है, समझो मेरे पास में कोई भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं रखा हुआ है, लेकिन इंट्रोस्पेक्टिव विजुअलाइजेशन रिसर्च सेंटर जो मैं अपना नाम रखता हूँ, उसका एक बैंक अकाउंट गए 30 साल से वो मेंटेन कर रहा हूँ। तो अभी वन मैन जो कंपनी है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा हमें बताइए कि प्राइवेट लिमिटेड बनाना ही पड़ेगा या वन मैन कंपनी बना पाएंगे, या आगे हमको इसको बेचने का हो तो किस तरह से, ये थोड़ा इसके बारे में, एक वन मैन कंपनी के बारे में हमें डिटेल दीजिएगा।
ठीक है सर। एक्चुअली जब when you are going to incorporate private limited company, you require at least 2%. हाँ, आप उसमें शेयर होल्डिंग 50-50 कर सकते हैं, एक पर्सन को 99 शेयर कर सकते हैं, एक पर्सन को एक शेयर दे सकते हैं, 1% या जस्ट 1 शेयर। ठीक है सर, मतलब मिनिमम 2 आदमी की रिक्वायरमेंट है। इफ यू वांट टू इनकॉर्पोरेट पब्लिक लिमिटेड तो मिनिमम आपको 7 लोगों की रिक्वायरमेंट आती है। पिछले 5-6 साल पहले 6 to 7 2013 में कंपनी एक्ट ने कुछ चेंज किया है और वहां पर एक कॉन्सेप्ट डाला था ओपीसी का, 1% कंपनी का, कि ऑनर विल बी 1, डायरेक्टर विल बी 1 और वो दैट विल बी रजिस्टर्ड विथ एमसीए और आरओसी के साथ रजिस्टर्ड होगा। तो दैट इज कॉल्ड ओपीसी 1% कंपनी। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन ओपीसी आरओसी में होगा। यू हैव टू फाइल ऑल बैलेंस शीट, एमसीए, एओसी 4, ये सब जितने भी सर्टिफिकेट जितने भी प्रोसेस है वो सारा का सारा को कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन वो 1 मैन होगा। अब जो आपका स्टेटस है दैट इज द प्रोप्राइटर स्टेटस। ठीक है सर, आप प्रोप्राइटर में हो, तो प्रोप्राइटर में हो तो फिर इसमें क्या इम्पैक्ट कर रहा है? अगर आपको अपना बिजनेस बेचना है, आई नो कि यू आर नॉट गोइंग टू सेल योर बिजनेस, ठीक है सर, तो इसमें मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे को आई एम वेरी मच श्योर कि आपका एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, तो यू कैन गो अहेड, आप इसी स्टेटस में आप रहने दीजिए, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। और ओपीसी मैंने ओवरऑल बता दिया कि ओपीसी होता क्या है, 1% कंपनी। तो इसमें रजिस्ट्रेशन क्या क्या करना पड़ेगा ओपीसी में? सर ओपीसी में तो फिर जैसे जस्ट लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, वो सारा एमसीए में एमओए जाएगा, एओए जाएगा, सारा स्पाइस फॉर्म जाएगा, सीए का सर्टिफाई होगा, जस्ट लाइक द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सिर्फ अंतर ये है कि प्राइवेट लिमिटेड में एटलीस्ट 2 बंदा होता है और ओपीसी में सिर्फ 1 बंदा होता है, बस इतना ही अंतर है। हस्बैंड वाइफ कर सकते क्या प्राइवेट लिमिटेड? कर सकते हैं सर, और शेयर वैसे कर सकते हैं, सब चीज कर सकते हैं। तो वन मैन पर्सन ओपीसी करना एडवाइजेबल होता है हर समय कि प्राइवेट लिमिटेड करना एडवाइजेबल?